सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज कक्षा 11 का एक बिंदु लेकर आए हैं। शुरुआती क्लास है हमारी। मुंशी प्रेमचंद का परिचय हम पढ़ चुके हैं। मुंशी प्रेमचंद एक कथाकार हैं, उपन्यास सम्राट हैं और कहानियों की बात करें तो लगभग 300 से अधिक कहानियां उन्होंने लिखी है, जो कि हम परिचय में पढ़ चुके हैं। आपकी जो पुस्तक नया एनसीईआरटी सिलेबस जिस हिसाब से लगाया गया है, अब एनसीईआरटी पुस्तकें ही हमें पढ़नी है और एनसीईआरटी पुस्तकों में एक पुस्तक है हमारी आरोह नाम से। वैसे तो 3 पुस्तकें हैं, परंतु हम आरोह जो पुस्तक है उसकी शुरुआत करते हैं। और आरोह पुस्तक में हमारा पहला पाठ है मुंशी प्रेमचंद। उसकी कहानी दी गई है नमक का दरोगा। नमक का दारोगा जो कहानी है, ये दरोगा नहीं है, ये क्या है, दारोगा है। दारोगा जो कहानी है ये इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। पहले 1914 में प्रकाशन उर्दू में हुआ था। उर्दू के बाद नमक का दारोगा जो कहानी है इसका प्रकाशन कब हुआ? इसका प्रकाशन 1914 में हिंदी में भी हुआ। अब हम बात करते हैं कक्षा 11 पुस्तक आरोह है भाग 1। ठीक है, भाग 1 में जो नमक का दारोगा कहानी है उसको हम अध्ययन करने वाले हैं। मैं इस कहानी का मूल सारांश आपको बताऊंगा। अधिक जानकारी के लिए आप पुस्तक प्रयोग में ले सकते हैं, परंतु जब तक हमें मूल पाठ का सारांश पता नहीं चलेगा हमें कहानी समझ में नहीं आएगी। तो कहानी को किस तरह से याद किया जाता है, किस तरह से हमारे दिमाग में वह बैठेगी, वह तरीका और उसी तरीके से आज मैं आपको ये कहानी बताऊंगा। देखो, इस कहानी में मुख्यतः 2 पात्र हैं, वंशीधर और पंडित आलोपीदीन। वंशीधर मुंशी है जो कि कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति हैं। पंडित आलोपीदीन एक भ्रष्ट व्यापारी है, परंतु नामी व्यापारी है। वह जहां पर वह रहता है उसके आसपास के एरिया में इसके मुकाबले कोई दूसरा व्यापारी नहीं है। और ये गुणों की कद्र करने वाला भ्रष्ट है, परंतु अगर किसी व्यक्ति में गुण दिखाई देते हैं तो उसकी कद्र करता है। एक बूढ़े मुंशी हैं जो कि सहायक पात्र के काम में करते हैं और मुंशी वंशीधर के पिताजी हैं। एक बदलू सिंह है जो कि सिपाही है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है धन पर धर्म की विजय। धन पर धर्म की विजय। और यह कहानी आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की स्थापना करती है। तो हम नमक का दरोगा कहानी की शुरुआत यूं करते हैं कि सबसे पहली चीज, नमक का दरोगा कहानी कहां से शुरुआत होती है? जब एक नमक विभाग बना था और नमक विभाग बनते ही नमक को ईश्वर की प्रदत्त वस्तु माना जाता है और इस ईश्वर की जो प्रदत्त वस्तु है इसके ऊपर किसी तरह का कोई अपना स्थायित्व कायम नहीं कर सकता है, किसी की जागीर नहीं बना सकता है, इसमें कोई रिश्वत का कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए नमक विभाग को दे दिया गया सरकार को। अब वहां से जो लोग बाग छल कपट करके पैसा कमाया करते थे, ऊपरी आमदनी कमाया करते थे, वह सब बंद हो गई थी। बात इस समय की है। तो नमक का जो विभाग बना था, नमक विभाग, उस पर कार्य करने के लिए, बड़े बड़े पदों के ऊपर स्थापित करने के लिए बहुत से लोगों ने गुरार की। गुरार का मतलब होता है कि अपने आप को पेश किया कि मैं भी इस जगह नौकरी कर लूं। यहीं दूसरी तरफ एक बूढ़े मुंशी जी होते हैं, उनका एक पुत्र है वंशीधर। तो वह वंशीधर आजकल नौकरी की तलाश में है। बूढ़े जो मुंशी जी हैं वह बड़े सहायक व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति ना होने के कारण वह फिर भी लोगों को समझाते हैं। वह अपने बेटे को समझा रहे हैं कि नौकरी के तलाश में आप जा रहे हो, मैं आपको बता देता हूं मेरे अनुभवशील से कि आप ऐसी नौकरी करना जिसमें ऊपर की आमदनी हो सके। ऊपर की आमदनी का मतलब जहां रिश्वत से आप पैसा कमा सको, क्योंकि हम हैं गरीब आदमी, अब तक गरीबाई से हम जी रहे हैं। तो तुम ऐसी नौकरी प्राप्त करो कि आपको तनख्वाह तो मिल ही रही है, पर साथ साथ ही ऊपर की आमदनी भी तुम्हारे को प्राप्त हो सके। कहने का मतलब यह है कि वंशीधर ने यह बात सुन ली। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र है। मुंशी जी की बात सुनकर वह वहां से अच्छे दिमाग से युक्त होकर वह चले जाते हैं नौकरी की तलाश में। इत्तेफाक से उन्हें नमक विभाग में नमक के दारोगा के रूप में नौकरी मिल जाती है। एक इंस्पेक्टर बन जाता है, वह बड़ा इंस्पेक्टर बन जाता है और वह अच्छे से नौकरी करता है।
उसकी नौकरी के चर्चे इतने अच्छे हो गए थे कि वह एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति थी, इसके चर्चे चारों तरफ हो चुके थे। ठीक है, अचानक नौकरी मिल गई। अभी 5-6 महीने उनको नौकरी करते हुए थे। वह अपने रात के 12 बज रहे थे और जाड़े का समय था, सर्दियों का समय था। नमक के जो सिपाही थे, जो नमक की देखभाल करते हैं, या कोई उनका व्यापार तो नहीं कर रहा है, ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है नमक को, इसके जो सिपाही थे वह रात को आराम कर रहे थे और मुंशी जी भी सो रहे थे। अचानक नदी के पुल पर उनको गड़गड़ाहट सुनाई देती है। किस चीज की? गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। मुंशी जी खड़े होते हैं, अपने सहायक बदलू सिंह को साथ में लेते हैं। अपने सहायक कौन से सिपाही? बदलू सिंह को साथ में लेते हैं, और ये जो बदलू सिंह है यह मुंशी जी के साथ हो जाता है। मुंशी जी घोड़े पे सवार होकर टक टक करते हुए पुल पर पहुंच जाते हैं। पुल पर पहुंचते ही वह देखते हैं कि पुल पर गाड़ियों में कुछ लदा सामान जा रहा है। मुंशी वंशीधर कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार पुलिस वाले हैं, वह जाकर गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं। गाड़ियों के सामने खड़े होते ही वह गाड़ी वालों से पूछते हैं, क्या है इसमें, किसका माल है? सभी पुलिस जो गाड़ी वाले हैं वह चौंक कर थोड़ी देर स्थगित रह जाते हैं, चुपचाप रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही कहते हैं, पंडित अलोपी दीन का माल है। पंडित अलोपी दीन का नाम सुनकर वंशीधर भी एक बार तो भौचक्के हो जाते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जो बहुत ही बड़ा जमींदार है और इसके नाम चारों तरफ हैं, इससे टक्कर लेने की हिम्मत किसी में नहीं है। फिर भी वंशीधर जी क्या है? वंशीधर जी ईमानदार व्यक्ति हैं, और ईमानदार व्यक्ति होने के कारण वह क्या करते हैं, उसकी बात का जवाब क्या है इसमें? पहले तो पूछा जाता है कि किसका माल है? पंडित अलोपी दीन का। दूसरा सवाल वह करते हैं, क्या, कौन से पंडित अलोपी दीन? दातागंज वाले। कौन से? दातागंज वाले। उसके बाद वह पूछते हैं कि क्या है इसमें? तब अचानक सभी जो गाड़ी को हाँकने वाले थे वह भी चुप हो जाते हैं। टटोल कर देखते हैं, वंशीधर जी तो उसमें मिलते हैं नमक के ढेले, जो कि एक रिश्वत का, कहने का मतलब व्यापार किया जा रहा था, उनका ब्लैकमेल किया जा रहा था, उनको दूसरी जगह भेजा जा रहा था पैसा कमाने के लिए। ये काम कर रहा था अलोपी दीन। अचानक दूसरी तरफ 2-4 जने भागकर अलोपी दीन के पास जाते हैं। अलोपी दीन सोते हुए रहते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों आए हो इतनी रात को? वहीं पर वह जो नौकर थे उनके, वह कहते हैं कि दरोगा ने माल पकड़ लिया है। अच्छा, मैं आता हूं, तुम चलो। पंडित अलोपी दीन ठाट बाट के साथ आते हैं। वंशीधर सामने खड़े हैं, पूछते हैं वंशीधर से, क्या हुआ साहब कि आप यहां पर इसमें जो भी है आप गलत कार्य कर रहे हो, कि आपने हमारा माल क्यों रोका? तो उन्होंने कहा सरकार का हुक्म है। वंशीधर जी ने क्या कहा? सरकार का हुक्म है, इसलिए हमने आपका माल रोका है। ठीक है, तो वहां से अलोपी दीन प्रत्युत्तर देते हैं कि साहब, हम सरकार वरकार को नहीं जानता, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, हमें सरकार से कोई भी मतलब नहीं है, हम किसी को नहीं जानते। अगर हम मदद करना चाहते हैं तो आपकी करेंगे। आप यहाँ आए हो और हमारे सामने आए हो तो पक्की बात है कि हम आपको भेंट अवश्य करेंगे, बिना भेंट करे हुए हम आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहां से प्रत्युत्तर देता है कौन? वंशीधर जी। और वंशीधर जी प्रत्युत्तर देते हुए क्या कहते हैं? हम उन नमक हरामों में से नहीं है जो रिश्वत पर काम करते हैं। जितने में ही वंशीधर जी अपने सहायक खड़े बदलू सिंह को बोलते हैं, सिपाही को, क्या, गिरफ्तार कर लो अलोपी दीन को, अलोपी दीन को गिरफ्तार कर लो। जो ही वह आगे बढ़ता है, सिपाही जो ही आगे बढ़ता है, वंशीधर के सामने अलोपी दीन आता है। अरे साहब, 1000-2000 रुपए लेकर काम को हमारा मामला सुलझा, तो हमारी बहुत इज्जत है इस एरिया में, जो यहाँ का जो एरिया है इसमें हमारी बहुत इज्जत है, आप क्यों हमें बदनाम करना चाहते हो? वह मना कर देता है। चलो 1000 नहीं, 10,000 लो, 5,000 लो, 20,000 लो, 25 तक वह मान जाता है कि 25,000 तक, इससे ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा, बाकी आपकी जो सरकारी हुक्म है उसका आदेश की पालना करो। वंशीधर ने हुकूमत दी किसको? बदलू सिंह को, कि आप गिरफ्तार करो बदलू सिंह। क्यों आप डर रहे हो? वह उसको गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ता है। अरे साहब, चलो 25, 30, 40, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। 40,000 तक भी वंशीधर जी नहीं मानते हैं, और वंशीधर जी नहीं मानते हैं तो वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद वह अलोपी दीन क्या करता है, उसको
गिरफ्तार करके ले जाया जाता है और उसको ले जाकर जेल में बंद कर दिया जाता है। दूसरे दिन क्या होता है? दूसरे दिन उनको कोर्ट में पेश किया जाता है अलोपीदीन को। अलोपीदीन को कोर्ट में पेश करते हुए पता चलता है कि वंशीधर के पास सिर्फ सत्यता के अलावा कोई भी सबूत नहीं होता है, जबकि अलोपीदीन को सभी जानते हैं। वहां के छोटे से लेकर मोटा कर्मचारी उनके सापेक्ष काम किया हुआ है, उनसे रिश्वत खाया हुआ है, तो सभी उनके हिल मिले हुए हैं, वहां बोचक के रह जाते हैं अलोपीदीन को देखकर। अंत में कोर्ट का क्या निर्णय रहता है? कोर्ट का निर्णय रहता है कि अलोपीदीन एक ईमानदार और एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे व्यापारी हैं, इन पर मुकदमा खारिज किया जाता है, अर्थात इनको निर्विरोध क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। कहने का मतलब है कि उनको कोई सजा नहीं होती है, उनको छोड़ दिया जाता है। वहां से छोड़ने के बाद वंशीधर जी बड़े नाराज होते हैं। 5-7 दिन बाद ही उनको मुक्ति दे दी जाती है। कहने का मतलब क्या है? उनको निलंबित कर दिया जाता है और वह अपने घर चले जाते हैं। जो ही घर जाते हैं त्यों ही उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी उन पर बड़े नाराज है और उनको डांटने लग जाते हैं। बड़े ईमानदार व्यक्ति बनता था, बड़ा ईमानदार बन रहा है, क्या जरूरत थी? मैंने पहले ही कहा था कि ऊपरी कमाई जरूरी है घर का खर्च चलाने के लिए। लड़कियां हैं कि जो घास फूस की तरह बढ़ती जा रही है, उनकी शादी करनी है, घर को संभालना है, तेरी माँ को यात्रा पे भेजना था, बहुत सारे काम था, पर तू नहीं समझा। अचानक 5-7 दिन निकल जाते हैं। मुंशी जी के घर पे, बूढ़े मुंशी जी के घर पे गेट पर कुछ एक बहुत सजा धजा रथ आकर रुकता है। वह रथ को देखते हैं और रथ को देखकर बहुत सारे लोग उनके साथ आते हैं। तो वह आइए 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 अलोपीदीन जी, आप आइए, मेरे पुत्र ने आपके साथ बहुत गलत किया है। ऐसे पुत्र से तो अच्छा है निसंतान रहा जाए, या निसंतान के साथ साथ ही ऐसे पुत्र तो न हो तो ही अच्छा है। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा बूढ़े मुंशी जी कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि बूढ़े मुंशी जी को अलोपीदीन जी प्रत्युत्तर देते हैं कि नहीं नहीं, आपके पुत्र के लिए आप ऐसा न कहिए, आपका पुत्र बड़ा अच्छा है, इन्होंने अपना कर्तव्य पालन किया है, आज इनको निलंबित कर दिया गया है, मैं इनके लिए कुछ लेकर आया हूं। तभी वंशीधर जी वहां पर सामने खड़े हो जाते हैं। जो अलोपीदीन है, एक स्टाम्प लगा हुआ एक कागज वंशीधर जी के सामने पेश कर देते हैं। उस वंशीधर जी उसको पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप आज से अलोपीदीन की संपूर्ण जायदाद के क्या हो जाते हैं? मुंशी बनाए जाते हैं, मैनेजर बनाए जाते हैं, स्थायी मैनेजर उनको बना दिया जाता है। 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, ऊपर से रहने का, खाने पीने का सभी खर्चा वहन किया जाएगा। आप इस पद को स्वीकार कीजिए, इस पर दस्तखत कीजिए। इतना कहकर ही वंशीधर जी ने उनकी बात मान लेते हैं और उस कागज पर दस्तखत कर देते हैं, और दस्तखत करने के बाद वह उस पद को मान लेते हैं। तभी अलोपीदीन जी उनको गले से लगाते हैं। इस तरह से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कहने का मतलब क्या है? धन पर धर्म की विजय हो जाती है। यह एक आदर्शोन्मुखी कहानी है। सभी बच्चे इसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करेंगे। लगभग कहानी आपको समझ में आ गई होगी। विस्तृत अध्ययन के लिए आप पुस्तक का सहारा अवश्य लें, अन्यथा आपको कुछ शब्द समझ में नहीं आएंगे। मैं ये वादा करता हूं कि आप इस कहानी को दोबारा सुनेंगे, एक बार अवश्य सुनेंगे, तो इस कहानी से संबंधित आपको किसी तरह का प्रश्न आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आगे का वीडियो लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।